नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, कभी कभी आपके जेहन में यह सवाल आता होगा कि हमारा भारत देश पूरे विश्व की इस संरचनात्मक व्यवस्था में कब तक सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। मित्रों, हर देश की जनता की ख्वाहिश होती है, उसका एक लक्ष्य होता है कि उसका देश सर्वोपरि देश के उस अग्रणी देश के रूप में रेखांकित अवस्था में आए। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारा भारत देश हमारे विकसित देशों की उस अग्रणी पंक्ति में शामिल हो। मित्रों, भारत की जन्म कुंडली के तहत मैं आज आपकी संकल्पना को स्पष्ट तरीके से सामान्य भाषा के प्रयोग से मैं आपको समझाने की उस गुंजाइश वाली उस व्यवस्था में आपसे आज रूबरू हो रहा हूं। मित्रों, आपको जानकारी है कि हमारे देश की आज़ादी का जो नियत मुहूर्त काल 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे दिल्ली की इसी नियत मुहूर्त काल में हमारे देश की जन्म कुंडली का आविर्भाव हुआ। वृषभ लग्न, शुक्र से संबंधित लग्न, जहां तनु भाव व्यक्तित्व भाव की उस संरचनात्मक व्यवस्था को पहला भाव रेखांकित करती है, वहां राहु विराजमान है और ठीक उससे 180 डिग्री अर्थात 7वें भाव में वृश्चिक राशि का केतु सप्तम भाव में विराजमान है। दूसरे भाव में मंगल विराजमान है। मित्रों, अर्थात आप ध्यान देंगे तो हमारे भारत देश की जन्म कुंडली का जो आविर्भाव हुआ उसमें लग्न और सप्तम में जहां राहु और केतु विराजमान है, अर्थात जन्म कुंडली के एक साइड में आप ध्यान देंगे तो पूरे ग्रहों की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और दूसरे साइड में रिक्त अवस्था में अर्थात किसी ग्रह की भावगत स्थिति नहीं है, अर्थात काल सर्प योग बना हुआ है। मित्रों, काल सर्प दोष, काल सर्प योग जो राहु और केतु से समुचित व्यवस्था में जब पूरे ग्रह समाहित हो जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष का नाम दिया गया है, जो एक बाधित व्यवस्था को चरितार्थ करता है। यदि जन्म कुंडली में आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प योग की निर्मित है, तो जीवन के उत्तरार्ध काल में यह फलित होता है, अर्थात पीड़ाकारी अवस्था का आगमन जीवन के पूर्वार्ध काल में इसकी जो फल की प्राप्ति होनी चाहिए वैसे फल की प्राप्ति नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात बाधित करता है। मित्रों, दूसरा भाव जो कुटुंब कुल खानदान का भाव है, धन का भाव है, अर्थव्यवस्था का भाव है, वहां मंगल विराजमान है। मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में यदि मंगल विराजमान है तो प्रबल अकारक अर्थात बिल्कुल दिग्बली अवस्था की अपोजिट मोड को अप्लाई करता है, अर्थात खराब स्थिति के तहत वह जन्म कुंडली को दूषित करता है। कुल खानदान की बात करते हैं तो हमारे भारत देश के सापेक्ष जो जितने भी राज्य विशेष है उसमें आप जम्मू कश्मीर को भी सम्मिलित कर सकते हैं, पीओके को भी सम्मिलित कर सकते हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर है, आप पाकिस्तान को भी सम्मिलित कर सकते हैं चूंकि बृहत्तर भारतवर्ष की उस व्यवस्था में पाकिस्तान अलग हुआ है। 1947 में हमारे देश की आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को अलग हुआ है। मित्रों, दूसरे भाव का मंगल पर यदि आप दृष्टिपात करते हैं तो आंशिक रूप से पीड़ित करने का योग, अशांत और व्यग्रता के समावेशित व्यवस्था का आगमन के प्रतीकात्मक योग को मंगल इंडिकेट करता है, आंशिक समस्या देता है, राज्य वर्सेस केंद्र के जो समन्वय होने चाहिए उसमें पीड़ित करने का योग देता है। आप पाकिस्तान और भारत के जो कोरिलेशन को यदि आप देखते हैं तो उसका एकमात्र जिम्मेदार भारत के जन्म कुंडली के दूसरे भाव के मंगल के कारणवश है। मित्रों, तीसरे स्टेप में मैं आता हूं। तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव है, क्रूर भाव है, तीसरे भाव में हमारे भारत की कुंडली के व्यवस्था में आप ध्यान देंगे तो 5 ग्रहों की युति है, अर्थात चंद्रमा, बुध, सूर्य, शनि और शुक्र, इन 5 ग्रहों की युति है। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं,
दोनों की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, परंतु तीसरा भाव क्रूर भाव है, जिसमें क्रूर ग्रह का योग बनता है, कंजक्शन मोड की प्राप्ति होती है, तो एक विशेष प्रकार के राजयोग की प्राप्ति होती है। अर्थात तीसरे भाव में शनि और सूर्य की युति हमारे भारत देश के लिए फलित है। अर्थात भारत की महत्वाकांक्षा, ऊंची अभिलाषा की उस व्यवस्था को जहां तीसरे के सूर्य की वजह से प्राप्त हो रही है, वहीं प्रैक्टिकलिटी और न्यायवाद सिद्धांतवाद का और न्याय की संरचनात्मक व्यवस्था का आगमन की प्रतीकात्मक व्यवस्था को तीसरे के शनि की वजह से प्राप्त हो रही है, हमारे भारत देश को प्राप्त हो रही है। वहीं चंद्रमा चूंकि अपने स्वयं की राशि में है, आप ध्यान देंगे मित्रों, अपने स्वयं की राशि कर्क राशि में चंद्रमा पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव का अधिपति चंद्रमा अपने स्वयं की राशि में है। मित्रों, जहां राहु, कुछ एस्ट्रोलॉजर मिथुन राशि के राहु को उच्च का मानते हैं, कुछ ज्योतिर्विद का मानना है कि शुक्र की वृषभ राशि में भी राहु को उच्च का माना गया है। वैसे भी देखा जाए तो शुक्र का अधिमित्र राहु है, बुध का अधिमित्र राहु है। जहां राहु उच्च की व्यवस्था में शामिल है लग्न में, भारत के लग्न कुंडली में, वहां केतु भी उच्च की व्यवस्था में 7वें भाव में शामिल है। यद्यपि मिथुन राशि का राहु को उच्च का माना गया है, धनु राशि के केतु को उच्च का माना गया है, परंतु सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि उच्च की श्रेणी में वृषभ राशि का भी राहु को उच्च का माना गया है। अर्थात जहां राहु और केतु के उच्च के फल देने वाले उस व्यवस्था में भारत के जन्म कुंडली में समाहित केंद्र में, अर्थात लग्न और सप्तम भाव में राहु केतु विराजमान है, वहीं अपने राशि का चंद्रमा पराक्रम भाव में विराजमान होने से भारत के पराक्रम के भाव को संपुष्ट करता हुआ वह अख्तियार अर्थात इंडिकेट करता है। मित्रों, शुक्र का लग्न, भारत का लग्न अधिपति शुक्र पराक्रम भाव में ऑलरेडी चंद्रमा, शनि, सूर्य और स्वयं अपना शुक्र बुध की युति, अर्थात 5 ग्रहों की युति, अर्थात इन 5 ग्रहों की युति वश जहां सुख समृद्धि का आगमन का प्रतीकात्मक व्यवस्था का कारक शुक्र स्ट्रांग है। शुक्र, शनि और बुध भारत की जन्म कुंडली के तहत एक आधारभूत ढांचा का विकास करने वाले यह 3 तथ्यात्मक प्लैनेट हैं। अर्थात भारत की लग्नेश शुक्र की बात करें, वहीं भाग्य और कर्म जीव का राजभाव अधिपति एक मूल त्रिकोण और एक केंद्र का अधिपति शनि की बात करें, वहीं पंचम भाव मूल त्रिकोण भाव अधिपति बुध की बात करें। अर्थात आप ध्यान देंगे, भारत का भाग्य अधिपति शनि, दशम कर्मेश शनि, वहीं लग्नेश शुक्र और पंचम मूल त्रिकोण भाव अधिपति बुध, इन तीनों ग्रहों का युति भारत के पराक्रम भाव में है। अर्थात मूल त्रिकोण राजयोग की उस संरचनात्मक व्यवस्था को हम अपने भारत की लग्न कुंडली में पाते हैं। मित्रों, यह तो अच्छी बात है कि जहां लग्न में राहु विराजमान है वृषभ राशि का, शुक्र की राशि का, वहां तीसरे भाव में एक बृहत्तर स्तर का मूल त्रिकोण राजयोग की निर्मिति को हम देख रहे हैं। मित्रों, छठे भाव में बृहस्पति है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत की जन्म पत्रिका में दशम भाव जो कर्म राज्य का भाव है, वहीं बृहस्पति की पंचम दृष्टि है और वहीं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भारत के 12वें हानि भाव विदेश भाव में है। मित्रों, जहां भारत की जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली में बृहस्पति की 7वीं 12वें भाव में होने से इतना तो तय है कि विदेश नीति में शुभता का लक्षण भारत देश को हमेशा से प्राप्त होता रहा है और भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, किसी भी देश विशेष के अप्रासंगिक व्यवहार की वजह से विश्व युद्ध की नौबत भी आती है, तो मित्रों इतना तो तय है कि भारत के जन्म कुंडली के विदेश भाव में बृहस्पति जैसे शुभकारी ग्रह की 7वीं दृष्टि होने से भारत उस व्यवस्था में नहीं आएगा। अर्थात विश्व युद्ध की नौबत भी आती है तो भारत की परंपरागत जो उसका आदर्शात्मक मूल्य है, हमारी धर्म संस्कृति है, हमारे भारत देश की जो गरिमा है, वह आगामी भविष्य में भी बहुत सुंदर तरीके से भारत स्वयं को ऐसे प्रस्तुतिकरण वाले व्यवस्था में लाएगा। पूरे एज ए होल कंट्री की बात करें, विदेश नीति की बात करें, अगर विश्व युद्ध की नौबत भी आती है तो भारत इस पचड़े में नहीं पड़ने वाला है। अर्थात शांति के दूत के रूप में भारत
पुरातन समय से ही जैसे अपने स्वयं को विदेशों के सम्मुख, देशों के सम्मुख प्रस्तुत करता आया है, आगे भविष्य में भी ऐसा होना तय है। इसलिए कि बृहस्पति की सप्तम भारत की जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल की मेष राशि अर्थात शुभ राशि पर उसकी दृष्टि है। मित्रों, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारा देश भारत कब तक शक्तिशाली अर्थात सर्वाधिक शक्तिशाली मोड को प्राप्त करेगा, कब तक हमारा देश भारत शक्तिशाली देश बनेगा। मित्रों, पहले तो आप यह जान लें कि इस वर्तमान दशा चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा काल चल रही है। वहीं आप चंद्रमा की महादशा के समापन के पश्चात मंगल की महादशा की शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत 4 सितंबर 2025 से 3 सितंबर 2032 तक होनी है। मित्रों, इसके पहले मैं आता हूं ग्रह गोचर की व्यवस्था में। भारत के जन्म कुंडली में शुक्र की वृषभ राशि का राहु लग्न में विराजमान है। राहु को मित्रों कूटनीति का कारक माना गया है, राजनीति का कारक माना गया है। इस मर्तलोक में, इस कलयुग की इस व्यवस्था में यद्यपि राहु छाया पापी ग्रह का दर्जे के रूप में उसे माना जरूर गया है, परंतु राहु हमारे भारत देश की जन्म पत्रिका में अति कारकत्व ग्रह है। अर्थात जब भारत का आविर्भाव वाली कुंडली में अर्थात भारत के लग्न में ही अर्थात व्यक्तित्व भाव पहले भाव में ही राहु विराजमान है, उसी नियत राशि वृषभ राशि में राहु मित्रों 22 सितंबर 2020 को पदार्पण करने वाला है। अर्थात ग्रह गोचर की व्यवस्था में नियत 18 माह के लिए राहु भारत के जन्म कुंडली में लग्न में विराजमान होने वाला है। अर्थात जब भारत का आविर्भाव 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे दिल्ली के उस मुहूर्त काल में हमारे भारत देश की कुंडली का आविर्भाव वाली कुंडली में लग्नस्थ राहु वृषभ राशि शुक्र की राशि का राहु था, वही राहु वर्तमान गोचर में मित्रों 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह के लिए अर्थात 22 सितंबर 2020 से 16 मार्च 2022 तक के लिए भारत के लग्न में राहु विराजमान होने वाला है। अर्थात राहु कूटनीति का, राजनीति का कारक है। प्रथमतः इस सितंबर 2020 से मार्च 2022 के अंतराल में ग्रह गोचर की, ग्रह सितारों की चमत्कारी करिश्माई व्यवस्था अर्थात राहु अपने आगोश में भारत को लेते हुए भारत की चहुमुखी विकास की उस राजनीतिक कूटनीतिक सफलता का कारकत्व व्यवस्था को प्रूफ करने वाला है। मित्रों, यह तो सूक्ष्म फलादेश ग्रह गोचर के तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। मित्रों, जहां मंगल की महादशा का आरंभ 4 सितंबर 2025 से 3 सितंबर 2032 तक होने वाली है। मित्रों, अर्थात इस अंतराल में भारत को सजग रहना होगा। भारत की जन्म कुंडली में मित्रों अर्धमार्केश मंगल दूसरे भाव में बेहतर नहीं है। दूसरा भाव अर्थव्यवस्था का भाव, पड़ोसी देशों के सापेक्ष पाकिस्तान का भाव, भारत देश के सापेक्ष राज्यों का भाव, धन का भाव। मित्रों, परंतु एक समय ऐसा आएगा मित्रों, भारत की जन्मपत्रिका में जो लग्न का वृषभ राशि का राहु है, एक समय ऐसा आएगा कि भारत की जन्म कुंडली के तहत वह राहु की महादशा भी हम सबों को प्राप्त होने वाली है। मित्रों, यही तो बात है कि जब आपके जन्म कुंडली के तहत आपके योगकारक ग्रहों की दशा आपको जीवन में मिलती है अथवा नहीं। भारत की वृषभ लग्न सुख से संबंधित लग्न में जहां लग्नस्थ राहु है, वहीं राहु की महादशा जो 18 वर्षों की है, अर्थात राहु की महादशा 3 सितंबर 2032 से 4 सितंबर 2050 तक के उस 18 वर्ष के अंतराल में जैसे ही हमारा भारत देश उस राहु की महादशा काल में पदार्पण करेगा, मित्रों, वह दिन दूर नहीं कि पूरे विश्व समुदाय के सापेक्ष हमारा भारत देश एक अग्रणी देश के रूप में शामिल होगा। मित्रों, सौर मंडल की उस चहुमुखी व्यवस्था के अंतर्गत
जो 9 ग्रहों की श्रृंखला है, 27 प्रकार के नक्षत्र हैं, अर्थात ग्रहों की संरचनात्मक व्यवस्था घूमते हुए सौर मंडल में हमारे भारत देश की कुंडली के तहत जब 18 वर्षों की अर्थात 3 सितंबर 2032 से 4 सितंबर 2050 के उस 18 साल के अंतराल में जब राहु की महादशा आएगी तो भारत चमकता हुआ अग्रणी शक्तिशाली देशों की उस अग्रणी पंक्ति में शामिल रहेगा। वहां खड़ा हुआ आप और हमें उस समय का इंतजार है जब हमारा भारत देश सर्वाधिक शक्तिशाली देश के रूप में जाना जाएगा। मित्रों, कास्टिंग और पिक्चर की बात करते हैं तो कास्टिंग के रूप में आप इसे आजमाइश करेंगे राहु क्या देता है, अर्थात 22 सितंबर 2020 से यह कहावत के रूप में है कि अभी कास्टिंग चल रही है, पिक्चर बाकी है। मित्रों, 22 सितंबर 2020 से आप ध्यान देंगे जब तक राहु ग्रह गोचर की व्यवस्था में 22 सितंबर 2020 से 16 मार्च 2022 का अंतराल ही, इसी अंतराल काल में इस 18 माह में ग्रह गोचर की राहु जब ग्रह गोचर में वृषभ राशि से परिभ्रमित करेगा, अर्थात भारत के लग्न से जब परिभ्रमित करेगा, गुजरेगा, तो इसका प्रभाव, समुचित प्रभाव आपको स्वयंमेव दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। मित्रों, लोकतांत्रिक मूल्य को अंगीकृत करता हुआ हमारा भारत देश पूरे विश्व समुदाय में एक आदर्शात्मक, एक मूल्यात्मक, एक संस्कारवान तरीके से चरितार्थ करने वाला हमारा देश है। और हमारे देश के सापेक्ष जो मूल्य की बात है, मूल्यात्मक धरोहर वाली अवधारणा की बात करें, संस्कृति की बात करें, संस्कार की बात करें, आदर्श की बात करें, तो मित्रों पूरे विश्व समुदाय में जो हमारे भारत देश के उस अंतर्गत जो शामिल जो तत्व है, एक आदर्शात्मक तत्व है, गुण है, वह कहीं नहीं है। मित्रों, धीरता के परिचय के साथ धैर्यशाली बनते हुए हम सबों को उस समय का इंतजार करना है, अर्थात भारत कब तक सर्वाधिक शक्तिशाली देश की उस श्रृंखला में शामिल होगा। मित्रों, वह दिन दूर नहीं, सितंबर 2032 से सितंबर 2050 का वह 18 वर्ष का अंतराल हमारे भारत देश के लिए बड़ा ही गजब का है। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।